Hello everyone, a very good morning to all of you. Myself Sunil Yadav and you are watching me on Campspace channel. जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा है, हम लोग क्लास 11th के कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आज देखिएगा क्या है आज के लेक्चर के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एटॉमिक मास क्या होता है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसके साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। रूट लेवल पर समझेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे कि ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, रियल में इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग क्या है, इन सब बातों को हम समझना है। क्या रेफरेंस लेकर के हमने एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करना शुरू किया, इस तरीके से सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा एटॉमिक मास के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। एटॉमिक मास तो देखिए बेटा जी, होता क्या था कि पहले जब एटॉमिक मास की शुरुआत हुई, एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए स्टार्टिंग की गई, उस टाइम पर क्या किया गया था, सबसे पहले हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस मान करके हम लोगों ने क्या किया था, हाइड्रोजन को रेफरेंस कंसीडर किया, और हाइड्रोजन को रेफरेंस कंसीडर करके बाकी सब एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था वो हाइड्रोजन के रेफरेंस के हिसाब से हमने कंसीडर किया। जैसा कि हम लोगों ने सुना है, मानते हमने देखा भी है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो उसी के रेफरेंस में हमने सब चीजों का एटॉमिक मास कंसीडर किया था या डिराइव किया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, क्योंकि अब हमारे पास हमारी सराउंडिंग में केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट हमारे पास अगर मिलता है हमें, या डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज कौन होता है, कार्बन का यूज ज्यादा होता है। कार्बन का यूज जब ज्यादा होता है तो इसलिए कार्बन को अब क्या मान लिया गया है, एज ए रेफरेंस कंसीडर किया गया है। कार्बन को क्या मान लिया जाता है, अभी कार्बन कैसे वर्क करता है, एज ए रेफरेंस वर्क करता है। कार्बन का 12 आइसोटोप होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ऐसा आप जानते होंगे, इस बात को नहीं जानते तो सुन लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इन सब चीजों को। कार्बन 12 का जो मास है वो 12 AMU कंसीडर कर लिया गया। 12 AMU का मतलब क्या है, सबसे पहले इस AMU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। अब कार्बन 12 का आइसोटोप जो 12, कार्बन 12 का जो 12 आइसोटोप है, उसका मास 12 AMU कंसीडर कर लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, अब हम लोग कहते हैं कि एटॉमिक मास का मतलब, या हम लोग कहते हैं 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज दी it is defined as 1/12 the mass of carbon 12 आइसोटोप। यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप का मास, देखिए बेटा जी, मैंने बोला कि कार्बन 12 आइसोटोप का मास कितना है, 12 AMU है। जब 12 AMU है तो इसका मास अगर मैं क्या करूं, कार्बन 12 आइसोटोप के मास का 1/12 अगर मैं कर दूंगा तो 12 AMU, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, अगर मैं यहां से ऐसा कर दूं तो ये 1 AMU के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। यानी अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो 1 AMU बराबर क्या हो गया, 1/12 इंटू 12 AMU हो गया। और 12 AMU मास किसका कंसिडर किया हमने, कार्बन 12 आइसोटोप का मास कंसीडर किया था। तो देखिएगा, दोबारा से बता देता हूं मैं आपको, ये चीज क्लियरली समझ आनी चाहिए आपको। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, कार्बन रेफरेंस कंसीडर किया हमने, और रेफरेंस कंसीडर करके क्या कर दिया, कार्बन 12 का मास हमने कंसीडर कर लिया 12 AMU। अब 1 AMU की बात आई, 1 AMU का मतलब क्या होता है, AMU सबसे पहले AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU को कहते हैं हम लोग। 1 AMU की डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है उसका, उसके मास का 1/12 पार्ट जो होता है उसको 1 AMU कंसीडर करते हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। कार्बन 12 आइसोटोप जो है, ये कार्बन 12 आइसोटोप लिखा है, मान लीजिए कार्बन 12 आइसोटोप का मास कितना है, 12 AMU। उसको 1/12 करोगे तो कितना बन जाएगा, 1 AMU।
तो 1 AMU बराबर क्या होगा 1/12 इंटू 12 AMU, यानी कि 1 AMU का मतलब क्या हो गया 12 AMU मास किसका है कार्बन 12 आइसोटोप का, और 1/12 उसका पार्ट कर दिया तो 1 AMU का इक्वल हो जाता है। ये 1 AMU की डेफिनेशन होती है। अब हम लोग जानते हैं एक बात, सिंपल सी बात जानते हैं हम लोग कि मास, अगर हम लोग बात करें मास, किसके मास के बारे में, मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg मास होता है। अगर इसे को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। 24 ग्राम्स के अंदर ये मास होता है हमारा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1 AMU जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU की वैल्यू होती है बेटा जी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होती है। आपसे ये बहुत बार पूछा जाएगा, या फिर आपको AMU में दे देगा मास कोई भी और आपसे ग्राम में कन्वर्ट कराएगा, तो आपको AMU की जगह ये वैल्यू रख देनी है, ग्राम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कार्बन 12 का मास कितना है 12 AMU है, अगर उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़े तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये मास बन जाएगा हमारा कार्बन 12 का। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अब देखिएगा मास, अगर मैं हाइड्रोजन की बातें करूं यहां पर, अगर ये बातें आपको क्लियरली समझ आई है तो देखिए हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं। अब हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन के केस में क्या आता है कि भाई हाइड्रोजन के पास क्या है, एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या है, इसका मास कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मास है। अगर मैं बोलूं कि भाई एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन के अंदर जो एक प्रोटॉन है उसका मास कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अगर इसको बोला जाए कि आप इसको AMU में कन्वर्ट करके बताइए, AMU में अगर कन्वर्ट करेंगे आप तो आप लोग सिंपल सी लैंग्वेज में जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बोला कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। अगर मुझे क्या करना है, मुझे वही यूनिट कन्वर्जन जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखे हैं, समझाए थे मैंने, उन्हीं को आप अप्लाई कर दीजिएगा। आपको AMU अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो गए इज इक्वल टू 1 आ गया, इसी से मैंने सोल्व कर लिया। तो इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो देखिएगा मैं ऊपर यहाँ पर करके दिखाता हूँ, आपको स्पेस मिल जाएगा हमें ऊपर। तो देखिएगा 1 प्रोटॉन का जो मास होता है वो है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर उसको AMU में कन्वर्ट करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने पे। और मेरे 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू डाल देता हूँ 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 1 AMU अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, और आप जब ये कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, इन सब चीजों को जब सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद मास आएगा 1.0078 AMU के अराउंड कुछ मास आएगा, जिसको नियरली कंसीडर कर लिया जाता है 1.0080 AMU के अराउंड कंसीडर कर लिया जाता है। जनरली इसको 1 AMU ही माना जाता है, क्योंकि ये काफी छोटी वैल्यू होती है, डेसिमल के बाद की वैल्यू को नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट मास पूछ लिया जाए हाइड्रोजन का, यानी ये 1 प्रोटॉन का मास है AMU के अंदर, और 1 प्रोटॉन होता किसमें, हाइड्रोजन के अंदर, तो ये हाइड्रोजन का मास बन गया कि नहीं बन गया? दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इन AMU, mass of 1 hydrogen atom in AMU is 1.0080 AMU. This is AMU. अब क्या होता था कि अभी 1 AMU को हमने पढ़ा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, लेकिन इस AMU को भी nowadays AMU has been replaced by U। कई बारी आपको
एएमयू की जगह कैपिटल यू लिखा मिलेगा। इस कैपिटल यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। कई बारी आपको क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल यू लिखा हुआ मिलेगा। उस कैपिटल यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास है। यूनिफाइड मास उसको डिफाइन किया जाता है। तो देखिएगा 1 AMU की जगह हम लोग यू लिखने गए, यू लिखना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। यानी आप 1 AMU भी लिख सकते हैं, 1 U भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। अगर आपने 1 AMU की जगह 1 U भी लिख दिया तो 1 U भी बेटा जी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर ही होता है। यानी 1 AMU और 1 U सेम ही चीज होती है, बस उसको यूनिट थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। उसको आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो इस चीज को। और फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर से दोबारा से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अगर कोई चीज कम समझ आती है आपको तो वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं आप आराम से, लेकिन चीजें बिल्कुल क्लियर जरूर हो जानी चाहिए। आपको एक बार में क्लियर होती है, 2 बार में होती है क्लियर, तो आपके पास ऑप्शन है कि कितनी बार भी आप रिवाइंड करके देख सकते हैं और इजीली आप चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ये है हमारा 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट। इस चीज के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि AMU में मास दे रखा है तो हम चेंज कैसे करें उसको ग्राम्स के अंदर, या U में मास दे रखा है तो उसको ग्राम्स में कैसे चेंज करें। तो सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया है। उसके अलावा आप जैसे देखो ग्राम्स से मैंने AMU में कन्वर्ट करके भी दिखा दिया। यूनिट कन्वर्जन ऑलरेडी इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जाकर के, और लास्ट वीडियो में उनमें मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन करना सिखाया था। वहां पर बहुत ही बेस्ट तरीका, इजी तरीका यूनिट कन्वर्जन का सिखाया, जिससे कभी कोई मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होता है। तो देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद में बात करता हूं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास देखो क्या होता है बेटा जी, या फिर एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया क्यों लेकर के आना पड़ा हमें एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। क्योंकि बेटा जी क्या होता है, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके कई कई आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो जब उनके आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं तो उन आइसोटोप की यूनिवर्स के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर उन आइसोटोप का अबंडेंस भी अलग अलग है। यानी कोई आइसोटोप बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कोई बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उसी की वजह से अब आपको जैसे कि बोल दिया जाए कि कार्बन के बारे में अगर बोले हम लोग, तो कार्बन के अपने आप में 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब मास तो 12 भी है, 13 भी और 14 भी है कार्बन का, लेकिन हमने मास 12 ही क्यों ले लिया। अब 12 मास क्यों ले लिया हमने, 13 क्यों नहीं लिया मास, हमने 14 मास क्यों नहीं लिया, ये सब बातें कहां से आई। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमें। और एवरेज एटॉमिक मास हमें क्या करता है कि तीनों आइसोटोप्स के एवरेज मास निकाल देता है। वहां से जो मास निकल के आता है उस मास को हम जनरली यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं बोलूं कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, इनका जो अबंडेंस है, इनका अगर अबंडेंस की बात मैं करूं, यानी नेचर में कितने परसेंटेज पाए जाते हैं, तो नियरली अप्रोक्स परसेंटेज मैं लिख रहा हूं यहां पर 98% के आसपास ये पाया जाता है, 1.108% के आसपास कुछ ये पाया जाता है, 2 इंटू 10⁻⁻10% के आसपास कुछ ये पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं इनका मास कितना है, इनका मास या एटॉमिक मास लिख सकता हूं मैं यहां पर, मास लिख दो या एटॉमिक मास कितना कितना है इनका एटॉमिक मास है। जैसे सपोज दैट इसका मास मैं 12 कंसीडर कर लेता हूं, इसका मास 13 कंसीडर कर लेता हूं। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें, जो लिखा है वहां पर वो वही लिख दिया मैंने वहां पर। अब इनका अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे बेटा जी, एवरेज एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है इनका, तो हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज को क्या करूं मैं 0.98 ले लेता हूं, इसको परसेंटेज के डिवाइड कर दूं 100 से, इसको इनटू इसका मास कितना है, इस वाले आइसोटोप का मास कितना, जितना जिसका परसेंटेज 98 था 12, ये मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.011 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर देता हूं प्लस।
उसके बाद देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -10 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 14, सॉरी -12, 100 से डिवाइड करेंगे ना पहले, -12 को 14 से डिवाइड कर देंगे। तो जब बेटा जी आप इन सारी चीजों को सोल्व करेंगे, इसको आप कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे यहां से, तो आपका अप्रोक्स मास जो आता है, अप्रोक्स मास 12.011 AMU के आसपास आता है। ये मास आपका निकल के आता है। इसलिए मास हमने क्या माना है कि कार्बन का मास, हम जनरली जब भी मास की बातें आती है, मास कंसीडर करने का केस आता है, तो कार्बन का मास जनरली हम लोग क्या मानते हैं, 12 इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उसका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसकी वजह से हमने 12 AMU मास मान रखा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक आइसोटोप के अकॉर्डिंग कभी भी मास को कंसीडर नहीं कर सकते आप। सारे आइसोटोप्स को आपको देखना पड़ेगा, वहां से एक एवरेज मास निकलेगा, जिस मास का नाम एवरेज एटॉमिक मास होगा, और वही हम जनरली यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर आइसोटोप की जब बातें करता है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई पर्टिकुलर आइसोटोप दे रखा है, तो फिर आप उस आइसोटोप के अकॉर्डिंग, जो भी आइसोटोप दिया उसके अकॉर्डिंग आप मास यूज करेंगे। अदरवाइज इन जनरल आप हमेशा मास 12.011 AMU है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 AMU कंसीडर करके हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जनरली कोई मैटर नहीं करता कि 0.011 नहीं लिया हमने तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, इसलिए जनरली हम 12 AMU कंसीडर करके उसको कैलकुलेशंस कर लेते हैं सारी की सारी। अगर ये सब बातें आपको समझ आई है ऑलरेडी, जो हमने पढ़ ली है, ये बातें समझ आई आपको, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे ही किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं बेटा जी, उन सब आइसोटॉप्स के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करते हैं, और उसी को हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जब तक हमें कोई स्पेशल आइसोटोप ना दिया गया हो किसी क्वेश्चन के अंदर, तब तक हम लोग वही जनरल फॉर्मूला, जनरल चीजें यूज करते हैं हर एक के लिए। अगर देखिए ये चीजें आपको समझ आई हैं, तो फिर मैं डिस्कस करता हूं अब आगे मोलिकुलर मास क्या होता है। जरा मोलिकुलर मास का फंडा जो है बहुत ही इजी सा है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम मोलिकुलर मास पढ़ने वाले हैं। मोलिकुलर मास कुछ भी नहीं है। अगर आपने एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक मास समझ रखा है, आता है आपको, तो मोलिकुलर मास आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। मोलिकुलर मास एक बहुत ही इजी पॉइंट हो जाएगा, इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मोलिकुलर मास क्या कहता है, it is defined as the sum of the masses of the elements, sum of the atomic masses लिख देता हूं मैं यहां पर, sum of the atomic masses of elements present in a molecule। देखिए बेटा जी, जब मोलिकुलर मास लिखा है, इसका मतलब मास किस चीज का कैलकुलेट होगा, मोलिक्यूल के मास के बारे में बातें होंगी, मोलिक्यूल का मास कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। जिस मोलिक्यूल के मास के बारे में, मोलिक्यूल का मास कैलकुलेट आप करना चाह रहे हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज एटॉमिक मास के सम के बराबर क्या होता है, मोलिक्यूल का मास होता है, जिसको हम मोलिकुलर मास कंसीडर कर लेते हैं। अब सबसे पहले मोलिकुलर मास, जनरली मोलिकुलर मास जो होता है, अगर मैं आपको बोलूं तो मोलिकुलर मास इज जनरली calculated for covalent compounds। कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए ही हम मोलिकुलर मास कंसीडर करते हैं। जब आयोनिक कंपाउंड की बातें आएंगी तो फिर आगे फॉर्मूला मास आएगा, इससे नेक्स्ट पार्ट आने वाला है हमारा, जो कि हमारा फॉर्मूला मास कहलाता है। क्योंकि मोलिकुलर मास में क्या होता है बेटा जी, कि अगर कोई मोलिक्यूल है, जैसे H2O मोलिक्यूल है, तो H2O मोलिक्यूल पूरा का पूरा मोलिक्यूल एक ही जगह बैठा होता है, एक ही जगह प्लेस किया होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरे मोलिक्यूल का मास हम एक साथ कंसीडर करते हैं। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक आयन कहीं और बैठा होता है,
वो क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट होता है, सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर, वो हमें ये बातें समझाता है, वहां से समझ आती है कि जैसे एक रूम है हमारा, एक क्यूब है, तो क्यूब के 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर होते हैं, वहां पर इस तरीके से एक कुछ अल्टरनेट पोजीशंस पर एक जगह कैटायन होता है, एक जगह एनायन होता है, तो पूरा का पूरा जो आयोनिक सॉलिड होता है पूरा सॉलिड एक जगह नहीं होता, उसकी वजह से वहां पर मोलिकुलर मास ना कंसीडर करके हम लोग फॉर्मूला मास इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। अभी देखिएगा मोलिकुलर मास जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कुछ, जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया मैंने CH4 यानी मीथेन। अब मीथेन ले लिया मैंने एग्जांपल, तो देखिएगा कार्बन का मास होता है 12, कार्बन है कितने 1 कार्बन है, CH4 लिखा है 1, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, कार्बन है कितने 12 मास मान लिया, और कार्बन है कितने 1 प्लस, इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं हम यहाँ से। उसके अलावा हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का मास होता है 1 कंसीडर करते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो मेरा कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 तो इज इक्वल्स टू 16, और किसमें होगा ये AMU मास आ जाएगा मेरा। अगर इसको ग्राम में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई बात है तो देखिएगा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। सिंपल से एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल सबके लिए ऐसे ही निकलेगा जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल्स के निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ले लू NH2 CO NH2 जिसको हम यूरिया कहते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर मास, मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन दिए हुए हैं, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। उसके बाद कार्बन की बारी आती है, कार्बन कितने हैं 12, मास 12 होता है, कार्बन है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद एक ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, और 16 इंटू 1 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारा मोलिकुलर मास कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 तो कितना हो गया 20 और ये 40, 60 AMU मास आ जाता है मेरा यूरिया का। अब देखिएगा बेटा जी क्या होता है, जनरली जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी चीज का, एटॉमिक नंबर, जैसे किसी एलिमेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Z और A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली जो A होता है, जनरली बोल रहा हूं मैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है कि A जो होता है वो नियरली 2 टाइम्स ऑफ Z के होता है। क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ Z होता है, यानी एटॉमिक नंबर का 2 टाइम, अगर एटॉमिक नंबर को 2 गुना कर दिया जाए तो हमारा एटॉमिक मास बन जाता है। ऐसा जनरली आप कह सकते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन सिंपल केसेस में ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। जनरल बोल रहा हूं मैं, हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है। और कई बार क्या होता है, मोलिकुलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन भी मिल जाता है, अगर कोई बड़ा लेंथी क्वेश्चन दे रखा है तो वहां पर मोलिकुलर मास ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर्म में आपको गिवन मिलेगा, वहां पर क्वेश्चन के साथ में लिखा हुआ होता है, तो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम क्लास 11th की कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं तो मोलिकुलर मास यहाँ पर कैलकुलेट करना हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन के बेस पर ही क्वेश्चंस अभी पुटअप किए जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास 12th में जाएंगे, आगे वाले चैप्टर्स के अंदर जाएंगे, तो वहां पर आपको मोलिकुलर मास जहां पर यूज होना होगा वहां पर आपको गिवन भी मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अब देखिएगा हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूला मास क्या होता है। अब फॉर्मूला मास भी है तो मोलिकुलर मास जैसा ही, लेकिन फॉर्मूला मास क्या होता है बेटा जी, देखो सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं फॉर्मूला मास में भी। फॉर्मूला मास किसे कहते हैं हम लोग, फॉर्मूला मास होता है, देखो सबसे पहले इट इज कैलकुलेटेड फॉर, इट इज जनरली कैलकुलेटेड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। जनरली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास कंसीडर किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, और इन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, यानी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से
ये आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, जब ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, तो उस टाइम पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस एक ही जगह पर प्लेस्ड नहीं होते हैं इनके अंदर। अब उस एक जगह प्लेस ना होने की वजह से क्या होता है, इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, इसलिए इसको हम आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनका हम क्या कहते हैं, उनको आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल नहीं कहते, उसको हम फॉर्मूला कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड के अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसको फॉर्मूला कहते हैं और उसके मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर आपके सामने मैं लेकर आता हूं तो NaCl है बेटा जी। अब NaCl जो है वो Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, कुछ इस तरीके का होता है। अब एक क्रिस्टल लैटिस जब बनता है, जब ये अरेंजमेंट में रखे जाते हैं, यानी सॉलिड स्टेट नाम का जो चैप्टर है वहां पर आपको समझ आएगी ये सब बातें, कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस रखे होते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर भी, तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज, फिर तीसरी जगह पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशंस पर रखे होते हैं। तो अब Na पॉजिटिव सोडियम का जो मास होता है वो नियरली 23U लिख देता हूं मैं, 23U होता है, और क्लोरीन का मास होता है 35.5U। अगर मुझे फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, जो कि मैं यहां पर कर देता हूं, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl मुझे कैलकुलेट करना है, तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, Na पॉजिटिव का मास प्लस Cl नेगेटिव का मास, और Na पॉजिटिव का कितना मास है 23U प्लस 35.5U, जो कि कितना आ जाएगा कैलकुलेट होकर के 58.5U, या फिर आप इसको 58.5 AMU भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि 1U, मैंने बताया है कि 1U बराबर 1 AMU के ही होता है, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर ये सब बातें आपको क्लियर हो गई हैं, तो ये था हमारा आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट, पूरा फंडा था। लेकिन अब साथ साथ आप लोग जितनी भी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, जो भी डिस्कशन क्लास में होता है, जो भी वीडियो के अंदर डिस्कशन होता है, आपको अगर वो चीजें समझ नहीं आती है तो सबसे पहले आप उसको वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे वीडियो को, और होमवर्क साथ साथ करने की कोशिश करें। यानी जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जहां से भी अवेलेबल है, चाहे आपके पास एनसीईआरटी बुक ही क्यों ना है, तो एनसीईआरटी बुक से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक फंडा तो एनसीईआरटी से ही शुरू होता है किसी भी चीज का। जब तक आपको एनसीईआरटी अच्छे से नहीं आएगी तो आप रिफ्रेशर बुक या कोई भी और बुक पढ़ना चाहेंगे, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करेगा। और अगर आपको एनसीईआरटी आती है अच्छे से, एनसीईआरटी के आपने क्वेश्चंस भी सोल्व किए हुए हैं और एनसीईआरटी आपको समझ भी आती है, तो फिर आपके लिए किसी भी कंपटीशन को फाइट करना, किसी भी कंपटीशन को के लिए प्रिपेयर करना आपके लिए एक डिफिकल्ट जॉब बिल्कुल भी नहीं होगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप साथ साथ डेली का होमवर्क डेली करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी है, एंड 101% गारंटी है। तो आप लोग साथ साथ वीडियोस को देखते रहिएगा, और अभी तक किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस या नोटिफिकेशंस जो भी हैं, लेटेस्ट जो भी चीजें आपको आएंगी, तो वो सब आपको पता लगती रहे, मिलती रहे। एंड तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।